नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ रूबी। हाल ही में असम के माकूम कोल्ड फील्ड में बांस की एक प्रजाति के 2 जीवाश्म मिले, जिनकी उम्र 2.5 करोड़ साल बताई जा रही है। यह एक संकेत माना जा रहा है कि भारत एशियाई बांस प्रजाति की जन्म स्थली है। वाकई करोड़ों लाखों साल पुरानी वनस्पतियों के जीवाश्मों का अध्ययन धरती के इतिहास और उस पर जीवन विकास की यात्रा के कई अनसुलझे रहस्यों का उद्घाटन करता है। यह अध्ययन पूरा वनस्पति विज्ञान या पैलियोबॉटनी कहलाता है। और हमारे देश में जब भी पूरा वनस्पति विज्ञान की बात होती है तो प्रोफेसर बिरबल साहनी का नाम सबसे पहले आता है। हो भी क्यों ना, उन्होंने दुनिया का परिचय भारत की वनस्पतियों के अद्भुत धरोहर से कराया। आज की चर्चा में हम पूरा वनस्पति की रोचक दुनिया से रूबरू होंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक बिरबल साहनी पर यह रिपोर्ट। विश्वास रखो, सोचो, आने वाला दिन प्रतिदान लाएगा। मिट्टी और चट्टानों की तहों में दबे जैविक अवशेषों में जीवन विकास की गाथा तलाशने में सारी उम्र खपाने वाले प्रोफेसर बिरबल साहनी ने अंग्रेज कवि ड्राइडन की ये पंक्ति अपने एक हतोत्साहित विद्यार्थी को उसका मनोबल बढ़ाने के लिए सुनाई थी। लेकिन ये पंक्ति वास्तव में बिरबल साहनी के व्यक्तित्व का निचोड़ है, जिसके बल पर उन्होंने देश को पूरा वनस्पति विज्ञान में पहचान दी और लखनऊ में पूरा वनस्पति विज्ञान की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की नींव रखी। 14 नवंबर 1891 को पंजाब के भेड़ा में एक प्रसिद्ध रसायन विज्ञानी प्रोफेसर रुचिराम साहनी और उनकी पत्नी ईश्वरी देवी के घर जन्मे बिरबल साहनी को विज्ञान प्रेम विरासत में मिला था। लाहौर से आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बिरबल साहनी 1911 में प्राकृतिक विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज गए। जीवाश्म वनस्पतियों पर अनुसंधान के लिए वर्ष 1919 में उन्हें लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई और 1943 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अलग से भूगर्भ विभाग की स्थापना होने पर डॉक्टर साहनी को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उनके शोधों के परिणाम स्वरूप कई विश्वविद्यालयों में भूगर्भ विज्ञान एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा था। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन कर वो मुद्रा वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। लखनऊ में पैलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के एक सप्ताह बाद 10 अप्रैल 1949 को उन्होंने अंतिम सांस ली। बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान के नाम से आज विश्व प्रसिद्ध इस संस्था को आगे बढ़ाने में उनकी पत्नी सावित्री साहनी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अभी हमने देखा कि प्रोफेसर साहनी का योगदान पूरा वनस्पति विज्ञान के अलावा भूविज्ञान के अनेक क्षेत्रों में भी है। तो इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर रसिक रविंद्र और दिल्ली में जाकिर हुसैन कॉलेज में बॉटनी की सहायक प्रोफेसर तबस्सुम जहां। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रसिक, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बिरबल साहनी के योगदान को कैसे याद करेंगे? देखिए, डॉक्टर बिरबल साहनी एक बहुमुखी प्रतिभा के वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक ही नहीं, वो कलाकार थे, एक बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे और उनकी प्रतिभा बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में थी जिसका लोग अभी भी लोहा मानते हैं। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, पैलियोबॉटनिस्ट थे, एक संस्थापक थे एक इंस्टीट्यूट के। तो बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम उनको हमेशा याद रखेंगे। पैलियोबॉटनी में अगर उनकी योगदान की बात करें तो तबस्सुम जी आप बताएं कि क्या क्या योगदान रहा? पैलियोबॉटनी में अगर हम देखें तो उनको फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है और उन्होंने ज़्यादातर कॉनिफर्स फॉसिल पे काम किया है और उन्होंने एक्सटेंसिव फील्ड स्टडी की है, जिसमें हिमालय रेंज है पूरा और नीचे आपका राजमहल पहाड़ियाँ, इन सब पे उन्होंने एक्सटेंसिव फील्ड स्टडी की और फॉसिल स्टडी किए हैं और बहुत इंटरेस्ट बेसिकली उनका काम जो है वो गोंडवाना लैंड के फॉसिल स्टडी पे था। डॉक्टर रसिक, आपने आर्कियोलॉजी का भी नाम लिया कि उसमें क्या कुछ खास रिसर्च रहा उनका, क्या कुछ खास उनके रिसर्च से सामने आया? हाँ, देखिए, एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध स्थान है आर्कियोलॉजी में, हड़प्पा सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का।
हड़प्पा सभ्यता में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ कोनिफर्स जो प्लांट्स हैं उनके काफ़ी अंश उनको मिले, उनके फॉसिल्स मिले। तो ये बात बड़ी अचंभे वाली थी कि एक ऐसे क्षेत्र में जो कि हिमालय से बहुत दूर है, क्योंकि कोनिफर्स प्लांट एक पर्टिकुलर हाइट पे मिलते हैं, ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, और उनका समुद्र तल के आसपास में होना बड़ा आश्चर्यजनक बात थी। तो उन्होंने इस पे ये निष्कर्ष निकाला कि या तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वहाँ के लोग बागों का डायरेक्ट लिंक था हिमालय के साथ में, या लोग वहाँ आते जाते रहते थे, सिल्क रूट के संबंध में कुछ उन्होंने चर्चा की। तो ये एक बड़ा अच्छा योगदान था उनका कि उन्होंने कैसे एक पुरानी सभ्यता को जोड़ा वैज्ञानिक के साथ। तबस्सुम जी, यहाँ पे राजमहल हिल्स के ऊपर भी बिरबल साहनी का काफ़ी रिसर्च है, उस पर काफ़ी व्यापक रिसर्च है। किस तरह का रिसर्च है वहाँ, किस तरह की वनस्पतियों के जीवाश्म वहाँ पे पाए गए जिस पर रिसर्च किया उन्होंने, साहनी ने? जी, उन्होंने राजमहल पहाड़ियों पे काम किया जो कि झारखंड और बिहार में स्थित है, और ये पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड ही है। वहाँ पे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग और पिक्यूलियर फॉसिल प्लांट्स को स्टडी किया है, और ही हैज़ कम आउट विद मैनी थेरीज अबाउट दी कि जो भी लैंड प्लांट्स हैं वो कैसे उनका जन्म हुआ, वो कहाँ से आए हैं और कैसे उनका जन्म हुआ है, और ड्यूरिंग द होल जियोलॉजिकल पास्ट जो रहा है वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। लाइक जो आज हम देखते हैं पेड़ पौधे, वो एकदम से वैसे नहीं आए, तो उस रूप में नहीं आए हैं। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल सेल, देन धीरे धीरे मल्टी सेलुलर और डिफरेंट अलग अलग ग्रुप प्लांट्स के आए। तो ये सारी स्टडीज़ उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की है राजमहल हिल्स पे। वो साइट जो है फॉसिल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, और उन्होंने बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ लैंड प्लांट्स पे प्रकाश डाला है। डॉक्टर रसिक, मैं प्रोफेसर साहनी के बारे में, जो उनका जीवन के बारे में काफ़ी रोचक जीवन रहा, उन्होंने बहुत कम समय में उनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है, तो कुछ रोचक संस्मरण हमारे दर्शकों को आप बता सकें? देखिए, डॉक्टर साहनी, बीरबल साहनी जो थे, एक बड़े अच्छे परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिताजी जो थे वो एक बहुत अच्छे मीटोलॉजिस्ट थे, मौसम विज्ञान के बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, और केमिस्ट्री में उनका बड़ा रुझान था। और जब भी छुट्टी होती थी तो वो अपने बच्चों को ले जाते थे, हिमालय ले जाते थे, उनको रोहतांग पास जो आप जानते हैं हिमाचल में, वहाँ ले जाते थे, कश्मीर हिमालय ले जाते थे। तो बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने बच्चों को हिमालय पे और अलग अलग जगह ले जाके प्रकृति के साथ में एक मिलजुल करना सिखाया। और दूसरी कारण ये भी था कि इनका जो घर था डेरा इस्माइल में, प्रोफेसर साहनी का और उनके परिवार का, वो सॉल्ट रेंज के बहुत पास में था। और जैसे कि सब वैज्ञानिक जानते हैं, सॉल्ट रेंज को कैम्ब्रियन फॉसिल्स के एक बहुत बड़े ट्रेजर के रूप में, खजाने के रूप में जाना जाता है। जी, बहुत ही रोचक जानकारी डॉक्टर रसिक आप दे रहे हैं प्रोफेसर बिरबल साहनी के बारे में और प्लांट फॉसिल्स के बारे में। तबस्सुम जी, आपने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि हड़प्पा सभ्यता भी जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का शिकार हुआ था? लखनऊ स्थित बिरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों का शोध कुछ ऐसा ही बताता है। यह शोध 2017 में साइंटिफिक जर्नल प्लॉस में प्रकाशित हुआ।
इसके मुताबिक कच्छ स्थित खिरसारा आर्कियोलॉजिकल साइट में मिले अनाज के दानों से पता चला कि गुजरात 4,500 साल पहले क्लाइमेट चेंज की मार झेल चुका है। लेकिन भारत में मौजूद यह हड़प्पा सभ्यता मॉनसून पैटर्न में परिवर्तन के बाद अपने कृषि चक्र में बदलाव कर अस्तित्व को बचाने में सफल रहा। शोध में यह भी सामने आया कि क्लाइमेट चेंज के प्रति यह शायद पहली मानवीय पहल थी। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स और फॉसिल्स कैसे मनुष्य और जलवायु के इस गहरे व जटिल रिश्ते के बारे में बताते हैं, जानते हैं हम अपने एक्सपर्ट्स से। प्रोफेसर तबस्सुम, आप बताएं, क्या जीवाश्मों के अध्ययन से हम आज जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है उसे समझ सकते हैं? देखिए, एक ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसे हम पेलियोक्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, और ज़्यादातर जब हम जलवायु कहीं की भी स्टडी करते हैं तो रेनफॉल, टेम्परेचर या एयर क्वालिटी मेजर करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पुराना हमारे पास मेजर डेटा होता है। लेकिन हज़ारों करोड़ों वर्ष पहले का जो क्लाइमेट हम अगर जानना चाहें तो उन्हें बिना ये पैरामीटर्स, रेनफॉल है या आपकी टेम्परेचर है, उसको बिना नापे जो है हम कुछ इंडिकेटर्स के सहायता से ये स्टडी करते हैं, और इन इंडिकेटर्स को प्रॉक्सीज कहते हैं। और फॉसिल जो हैं इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉक्सी है, क्योंकि फॉसिल्स क्या हैं, वो जो पहले उस समय के रह रहे जीव जंतु और वनस्पति है। जीव जंतु और वनस्पति जो है वो एनवायरनमेंट से सेंसिटिव होते हैं। जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसी तरह के आपको जीव जंतु मिलेंगे, उसी तरह की वनस्पति मिलेगी। जैसे आज भी हम कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा कैक्टस हैं और ये तो कैसी है वहाँ का एरिड रीजन है या डेजर्ट्स है। सो इसी तरह पहले भी तो जिस तरह के फॉसिल्स हमें मिलते हैं हम उनको स्टडी करते हैं, और किस तरह के प्लांट्स हैं, क्या वो वार्म क्लाइमेट में रहने वाले हैं या वो ठंडे प्रदेश के क्लाइमेट में रहने वाले प्लांट्स हैं या जीव जंतु हैं। सो जीव जंतु और प्लांट दोनों ही दे आर वेरी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। सो अगर हम फॉसिल्स जिस भी जियोलॉजिकल एरा का हमें फॉसिल मिलता है तो उसी एरा का वो जलवायु के बारे में बहुत संकेत देते हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी से ही हमें पता चला है कि जो क्लाइमेट चेंज है, पास्ट में हमारे कई एपिसोड्स हो चुके हैं क्लाइमेट चेंज के, जिसमें कि बहुत वार्मिंग भी है और एक आइस एज का भी है। इसका मतलब ये न्यू फिनोमेना नहीं है? ये न्यू फिनोमेना नहीं है, लेकिन ये फिनोमेना नेचुरल फिनोमेना जब था तो ये हज़ारों वर्षों में हुआ, लेकिन हम इसे अब जो मैन मेड है वो हम इतना एक्सेलरेट करके कर रहे हैं कि वो एक सेंचुरी में वी आर डूइंग जो हज़ारों सालों में हुआ है। तो हमें जब फॉसिल स्टडी किया है उसी की स्टडीज से हमें पता चला है कि क्लाइमेट चेंज जो है पास्ट में बहुत सारे एपिसोड्स हैं क्लाइमेट चेंज के, और उनके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हैं, उन पे किस तरह का असर हुआ है, क्या परिणाम हुए हैं। बहुत सारी मास एक्सटिंक्शंस हुई हैं। मास एक्सटिंक्शन मीन्स एकदम से ही बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, और भी बहुत ज़्यादा परिणाम हुए हैं। जैसे पहले साइज़ जो था एनिमल्स का या ऑर्गेनिजम्स का वो बड़ा होता था, लेकिन उसके बाद से ये क्लाइमेट चेंज की वजह से वो छोटा होता गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा, तो जब हमें फॉसिल्स की वजह से ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं तो हम अपना फ्यूचर अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज अब हो रहा है, तो हम ज़्यादा तैयार रह सकते हैं उस चीज़ के लिए। जैसे कि एक हाल के शोध में बताया गया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था गुजरात के कच्छ में, तो वहाँ पे कुछ अनाज के दाने मिले। उनके स्टडी से ये पता चला कि उस वक्त भी मॉनसून के पैटर्न में चेंज आया था, और उसके प्रति उस वक्त की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी उसने रिस्पॉन्ड किया। अपना जो फसलों का पैटर्न था वो बदला, फसलों के दूसरे फसल लगाए, तो इस तरह से एक क्लाइमेट चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड किया और एक सर्वाइवल स्किल हासिल किया। जी। तो
ये बहुत ही रोचक तथ्य है, उसे क्या आज हम समझ सकते हैं? जी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पास से क्लूज लेके और अभी जो हमारे हाल में जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज का बेसिकली की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, तो ये हमेशा से होती गई है, लेकिन हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। जैसे आपने बोला हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी ये चीज़ हुई, लेकिन उन्हें अपना पूरा कृषि चक्र बदल के और अब वो सर्वाइवल उनका वहाँ पे हुआ है। तो हमें भी वो चीज़ें उसको जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं, हमें उसमें उससे हम कैसे उस चीज़ में खुद भी सर्वाइवल स्किल्स हमें देखनी होंगी अपनी। जीवाश्मों की रोचक दुनिया पे यह चर्चा अभी भी जारी रहेगी, लेकिन अभी एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सांस्कृतिक धरोहरों की तरह जीवाश्म भी एक धरोहर है जो हमारी अतीत की कहानियां अपने में समेटे हैं। धरती के तहों में सिमटी ये कहानियाँ कहीं हमारी लापरवाही से नष्ट न हो जाएं। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, जानते हैं अपने एक्सपर्ट्स से। प्रोफेसर तबस्सुम, आप बताएं कि हमारे देश में कितने फॉसिल्स के कितने साइट्स हैं, खास करके प्लांट फॉसिल्स के? देखिए, फॉसिल हर उस जगह पे मिलेंगे जहाँ भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी। तो जहाँ भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वहाँ पे हमें फॉसिल मिलने की संभावना होती है। अगर हम भारत देश की बात करें तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इट इज़ वेरी रिच इन फॉसिल साइट्स। हाल ही 2017 में एक विश्व का सबसे पुराना प्लांट फॉसिल चित्रकूट सेंट्रल इंडिया में जो है वहाँ से हमें मिला है, और वो अराउंड 1.6 बिलियन वर्षों पुराना है। और ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि जो हमारी पृथ्वी पे जो भी जीवन है वो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। लेकिन क्योंकि ये 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमें ये जो मिला है प्लांट स्पेसिमेन, वो एक रेड एल्गी से मिलता जुलता है। तो अगर रेड एल्गी मल्टीसेलुलर इतने वर्षों में आई है तो ये एक रिवीजन हो सकता है कि जो जीवन है धरती पे वो शायद 3.5 बिलियन ईयर्स से भी पहले का है। इंटरेस्टिंग जी। और बहुत फॉसिल साइट्स हैं हमारे में। अभी हाल ही में असम में कोल फील्ड्स हैं, वहाँ पे हमें बांस की कुछ फॉसिल्स जो मिले हैं, और वो बांस के फॉसिल अराउंड 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि जो भी एशियाई बांस है वो यूरोप में ओरिजिन हुआ और वहाँ से आया है। लेकिन ये 25 मिलियन वर्ष पुराना जो हमें बांस इंडियन असम में और अरुणाचल में मिला है, वो हमें ये संकेत देता है कि एशियाई बांस का ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है, ना कि यूरोप में, जैसे कि पहले की थ्योरी है। इसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कश्मीर में ज़ंस्कर रेंज जो है वहाँ पे फॉसिल की साइट्स हैं, और वहाँ पे एक मेरीन एनिमल ट्राइलोबाइट का फॉसिल मिला है, जो कि ये बताता है कि हिमालय उस वक्त पे जो हिमालय था वो सी के अंदर था।
तो ये एविडेंसेस भी हमें फॉसिल से मिलते रहते हैं। फिर गुजरात में हमारा बालासनौर करके एक जगह है जो कि जहाँ से डायनासोर्स जो कि यूनिक टू इंडिया है वो उसका अवशेष मिले हैं। और डायनासोर के एग्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि वहाँ से हमें मिले हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो हमारा तमिलनाडु में कुछ फॉसिल साइट्स हैं जो कि प्लांट फॉसिल्स में बहुत ही रिच है। अराउंड 200 स्पीशीज़ हैं प्लांट फॉसिल्स के जो वहाँ मिले हैं, और वो हर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, हर ग्रुप ऑफ प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या हम उन्हें संरक्षित करने के लिए फॉसिल पार्क के रूप में बना रहे हैं, फॉसिल पार्क्स बना रहे हैं? अगर संरक्षण की बात करें तो इंडिया में एज सच लीगल कोई लॉ नहीं है। अभी तक जितनी भी फॉसिल साइट्स हैं वो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अंडर संरक्षित है, लेकिन अगर लीगली देखें तो वो फ्री फॉर ऑल है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि फॉसिल साइट्स को हमें प्रिजर्व करना है। जैसे हम और नेशनल हेरिटेजेस को प्रिजर्व करते हैं, हमें इन्हें भी कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हमारी फॉसिल साइट्स जो हैं वो लूज हो रही हैं। वी आर लूजिंग दैट। और भी बहुत जैसे पोचिंग है और वैंडलिज्म है, ये चीज़ें जो हैं ये एक बड़ी चुनौती है कि हमें अपने फॉसिल साइट्स का संरक्षण करना है। डॉक्टर रसिक, आप इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो फॉसिल्स के संरक्षण की बात होती है तो वो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें संरक्षण की या हेरिटेज का जहाँ तक सवाल है, हम लोग बहुत अभी एडवांस नहीं है इस एरिया में, लेकिन ये जो अनुभूति है या ये जो ज़रूरत है ये लोगों को अब समझ में आ चुकी है। एक भारत में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी संस्था है, और सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट है। इन दो संस्थानों ने मिलकर अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने यूनेस्को के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया था और बाहर की जोधपुर वगैरह से लोग आए थे, साउथ से भी लोग आए थे, और एक ऐसा एक कानून की रूपरेखा बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया था कि जो कि अभी पार्लियामेंट को वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें ये सब चीज़ें जो हैं ये दर्शाई गई हैं कि कैसे हम अपनी इन जियो हेरिटेज साइट्स को एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, साकेती करके एक जगह है चंडीगढ़ के पास में, तो साकेती फॉसिल पार्क जो है बड़ा प्रसिद्ध है, और उसमें आपके जो फॉसिल्स हैं वो इस तरह से जैसे नेचर में दिखते हैं उसी तरह का उनको संरक्षण दिया गया है, और एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है उसके बगल में, जहाँ लोग जाके उसको देख सकते हैं, फॉसिल्स को देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, और उनको फॉसिल्स रॉक्स के बीच में कैसे मिलते हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं पार्क में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। जैसे डायनासोर का जो अंडे मिले हैं, देखिए उसको भी गवर्नमेंट ने अब एक सुरक्षा प्रदान कर दी है, एक फॉसिल पार्क बना दिया है। तो ये अभी मतलब हमारे देश में भी जागरूकता चल रही है, आगे आ रही है, और मुझे लगता है कि 1-2 साल में ज़रूर एक ऐसा कानून बन जाएगा कि हम लोग अपनी इन जियो हेरिटेज साइट्स को सुरक्षा देना शुरू कर देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। एक अंतिम सवाल ये कि अगर कोई पैलियोबॉटनी पढ़ना चाहता है या फिर पैलियोंटोलॉजी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हमारे देश में क्या व्यवस्था है? शोध और स्टडी को लेकर क्या कुछ है हमारे देश में? जो पैलियोंटोलॉजी से बिल्कुल जो कोर्सेज पैलियोंटोलॉजी में है, तो मेरे ख्याल से जो बैचलर लेवल पे है, सिर्फ एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद में जो है वही एक इस बिल्कुल ही पैलियोंटोलॉजी से रिलेटेड स्टडीज़ के लिए सिर्फ वही इंस्टीट्यूट है। बाकी जियोलॉजी, ज्योग्राफी और भी अर्थ साइंसेज हैं। अगर आप पैलियोंटोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आप जियोलॉजी या अर्थ साइंसेज कर सकते हैं। और बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट जो है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि पैलियोबॉटनी या पेलियो साइंसेज, अब उसका नाम पेलियो साइंसेज रख दिया गया है। सो पेलियो साइंसेज में जो रिसर्च है वो वहाँ पे होती है, ऐसे बैचलर लेवल या आप एक फॉर्मल एजुकेशन वहाँ पे नहीं है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। पैलियोंटोलॉजी जो है ये एक जियोलॉजी का भूविज्ञान का एक सब्जेक्ट है, उसी के अंतर्गत आता है, और इसका जो अध्ययन है वो आपके ग्रेजुएट लेवल से प्रारंभ हो जाता है, BSc के लेवल से प्रारंभ हो जाता है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं जिनमें जियोलॉजी पढ़ाई जाती है उसमें पैलियोंटोलॉजी रहेगा, एक अध्ययन का सब्जेक्ट रहेगा।
किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, लखनऊ यूनिवर्सिटी चले जाइए या आप कश्मीर यूनिवर्सिटी जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, तो ग्रेजुएट लेवल में हमेशा आपके जूलॉजी में पेलेंटोलॉजी के सब्जेक्ट रहेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक संस्था है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं कराई जाती है, लेकिन वो लोग सर्वे करते हैं, फील्ड में जाते हैं और रॉक्स का अध्ययन करते हैं और उस दौरान जो फॉसिल उनको मिलते हैं उसकी स्टडी करते हैं। हैदराबाद में ही नहीं, समस्त भारत में ये जूलॉजिस्ट जो फैले हुए हैं, उनके हर एक स्टेट में उनका एक दफ्तर है, एक यूनिट है, हर जगह ये लोग जहाँ भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो इसका अध्ययन करते हैं। कैरियर जो है ये आपका काफ़ी अच्छा है पेलेंटोलॉजी में अगर आप जाते हैं, और पेलियो साइंसेज कह लीजिए, पेलेंटोलॉजी तो एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील्ड हो गया। हाँ। पेलियो साइंसेज की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप कहीं भी जा सकते हैं उसको, अगर आपको क्लाइमेट चेंज में आपका कुछ दखल दे सकते हैं उसमें। और शुरू में तबस्सुम जी ने बताया कि एक अलग अलग प्रॉक्सीज होते हैं, तो पेलियो साइंसेस के लिए या पहले के क्लाइमेट के बारे में अगर आप जानते हैं तो फॉसिल्स तो एक सोर्स है ही है, बाकी बहुत सारे सोर्सेज हैं, आइसोटोप एनालिसिस है, सेडिमेंट्स का आप अध्ययन कर सकते हैं, आप उनको स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं वो कैसे उनकी संरचना चेंज हो रही है। आप कोरिंग करके, ड्रिलिंग करके जो है समुद्र के अंदर से या झीलों के अंदर से सेडिमेंट्स निकाल सकते हैं, और उस वक्त क्या ऑक्सीजन की मात्रा थी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या मात्रा थी, और उस मात्रा की वजह से जलवायु कैसी थी, वो सारा का सारा अध्ययन आप कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है जिसको आप दोनों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सामने रखा। इन जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जाना कैसे पौधों और जंतुओं के जीवाश्म न केवल भूतकाल की कहानी बताते हैं बल्कि वर्तमान चुनौतियों से लड़ने के संकेत भी देते हैं। भारत में जुरासिक वैज्ञानिक के नाम से लोकप्रिय बिरबल साहनी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इन धरोहरों के संरक्षण, अध्ययन, शोध और नए रास्तों की तलाश में है। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।